Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 9th class, chapter 2, that's about structure of atoms. Today we are having a third lesson of this chapter in which we are to discuss electronic configuration. In the previous two lessons, we discussed structure of atom, different theories were discussed, and discovery of fundamental particles, electron, proton, neutron. Then models were discussed, which were Rutherford's atomic model and then Bohr's atomic model. In Rutherford atomic model, certain defects were discussed, in which this defect, I would like to make it clear, which is the movement of electron. If this electron radiates energy, then according to classical theory of radiation that was used as a basis by Rutherford, vibrating or moving electron should radiate energy. And if this electron radiates energy, then it will come closer and closer to the nucleus. And it is shown here the path of this electron. Ultimately, it would fall into the nucleus and atom will collapse. But actually, it doesn't happen. It was a defect of Rutherford atomic model. Later on, we discussed the Bohr's atomic model. Differences between both theories were explained. And today, our topic is electronic configuration. Electronic configuration means distribution of electrons into various shells and subshells in order of their increasing energies. Distribution of electrons around the nucleus into various shells and subshells in order of increasing energies of shells. तो कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कहते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स के अंदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज होता है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने से पहले शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको. इसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लूं. शेल्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड रीजन्स ऑफ स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड. कि न्यूक्लियस के अराउंड वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं उन्हें शेल्स कहते हैं. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर में न्यूक्लियस को शो किया और इसके बाहर ये सर्कुलर जो पास हैं ये सारे क्या हैं, ये शेल्स हैं. इन शेल्स को लेटर्स के, एल, एम, एन वगैरह जो है इससे इंडिकेट करते हैं, और इनकी नंबरिंग जो है वो न्यूक्लियस के बाहर वाले शेल से स्टार्ट होती है. इसको नंबर 1 दिया जाता है, सेकंड 2 होगा, 3 होगा, 4 एंड सो ऑन. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शेल्स को एन के साथ जो इंडिकेट किया जाएगा, एन उसका नंबर है, 1 2 3 4 सो ऑन. तो पहला शेल जो है वो के शेल है, दूसरा शेल एल है, तीसरा एम है और चौथा एन है एंड सो ऑन. ये इनफिनिट शेल्स होते हैं. तो शेल्स जो हैं जैसा मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं उनको हम शेल्स कहते हैं, या इनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं. शेल्स को ऑर्बिट्स भी कहते हैं. तो के, एल, एम, एन कैपिटल लेटर्स के साथ इन शेल्स को इंडिकेट किया जाता है, और इनकी नंबरिंग न्यूक्लियस के बाहर वाला के शेल आता है, इससे स्टार्ट होती है 1 2 3 4 सो ऑन. ये आप पोजीशन भी इनकी देख सकते हैं, इस सीक्वेंस में होते हैं ये न्यूक्लियस के बाहर. अब सब शेल्स क्या हैं? हर शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होते हैं. अब पहला शेल जो है वो के है, उसमें सिर्फ एक सब शेल है एस. दूसरा शेल जो है वो एल है,
उसमें दो सब शेल्स हैं एस और पी। तीसरा शेल है एम, उसके अंदर तीन सब शेल्स हैं एस पी एंड डी। फोर्थ शेल जो है वो एन है एंड इट हैज फोर सब शेल्स विच आर एस पी डी एंड एफ। अब हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन सब शेल्स में अकोमोडेट हो सकते हैं। आप कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले देख लें। तो एस सब शेल जो है इट हैज कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब शेल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन एफ सब शेल 14 electrons can be accommodated. It is maximum capacity of these subshells. अब हम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स में देखते हैं, पूरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आप पहले शेल को देखें तो वो के शेल है, उसमें चूंकि सिर्फ एक एस सब शेल है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसकी टोटल कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई। दूसरा शेल जो है वो एल है, उसमें 2 सब शेल्स हैं एस और पी। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 + 6 8, यानी एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तीसरा शेल एम है, उसमें 3 सब शेल्स हैं एस पी एंड डी। एस हैज कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी हैज कैपेसिटी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स and D has capacity of 10 electrons. So 2 + 2 + 10, total 18 electrons can be accommodated in M shell. Fourth shell is N. It has 4 subshells S, P, D and F. 2 electrons in S subshell. In P, 6 electrons. In D, 10 electrons. And in F, 14 electrons can be accommodated. So total 32 electrons are there, which can be accommodated in fourth shell, that is N, and so on. शेल्स और सब शेल्स में एक डिफरेंस याद रखें कि शेल्स जो हैं इनकी तादाद तो इनफिनिट है और सब शेल्स जो हैं वो सिर्फ 4 किस्म के होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। तो इस तरह से डिफरेंट शेल्स के अंदर जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है ये मेंशन कर देगी। अब हम किसी भी एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर को शो करती है और न्यूट्रल एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होती है। अगर कोई आयन बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसको हम एटॉमिक नंबर से माइनस कर लेते हैं, और अगर नेगेटिव आयन बना है इलेक्ट्रॉन्स के गेन से तो एटॉमिक नंबर में उन गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लस करते हैं, इससे हमें आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिलती है। अब एटम हो या आयन हो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, इसका यह तरीका होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट शेल लेते हैं के शेल। तो के नहीं लिखते, उसका नंबर लिखते हैं 1। ये देखिए नीचे बॉटम में तरतीब से सब शेल्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। तो के का नंबर मैंने 1 लिखा। अब के के अंदर एस सब शेल है तो एस लिखा है। अब एस के अंदर कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो एस के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट जो है इसकी फॉर्म में आपने इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है, तो 1s2। उसके बाद पहला शेल अब कंप्लीट हो गया है, दूसरा शेल स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा शेल एल है, अब एल नहीं लिखेंगे बल्कि उसका नंबर 2 लिखा जाएगा। उसके अंदर पहला सब शेल एस है, हमने एस लिखा। एस में 2 की कैपेसिटी है, एस के ऊपर 2 लिख दिए है। उसके बाद दूसरा सब शेल एस में पी है, पी में 6 की कैपेसिटी है तो पी के ऊपर 6 लिख दिया, एंड सो ऑन वी शैल कंटिन्यू। अब देखें तीसरा शेल लेंगे, उसमें एस पी डी 3 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एस के बाद जो है यहाँ पे 3s और 3p, उसके बाद 3d की बजाय फोर्थ शेल का जो सब शेल एस है वो पहले आया है और 3d बाद में गया है। तो जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया था कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं शेल्स और सब शेल्स में, तो जो सब शेल 3d है इसकी एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसलिए 4s के बाद ही आएगा। इसी तरह ये आगे भी डेविएशंस देखेंगे, जिस तरह 4d जो है वो 5s से पहले आ गया, जिस तरह 4f जो है वो 6s वगैरह इनसे जो वो पहले आ रहा है, 6s के बाद आ रहा है, इवन के 5
पी के बाद जो है वो प्लेस्ड है। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिर देख लें कि हमने सबसे पहले क्या पहला शेल स्टार्ट करना है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जितने उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट करेंगे, उसके सब शेल लिखते हैं हम एस, और उसके बाद दूसरा शेल, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं ये भी क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे कॉमा डाला हुआ है, हर सब शेल की कंप्लीशन के बाद जो है वो कॉमा डाला हुआ है। जो ये आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें कॉमर्स के साथ इनको सेपरेट किया गया है, आप इसको बगैर कॉमर्स के भी लिख सकते हैं। कि हायर बुक्स में आप देखेंगे कि बगैर कॉमर्स के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी आपको मिलेगी। अब मैं इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा बता देता हूँ कि वैसे n+l वैल्यू होती है। अब आपके n इसमें शेल का नंबर ही होता है, ये क्वांटम नंबर्स होते हैं, आपके सिलेबस की चीजें नहीं है। सिर्फ तरतीब को आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। डिफरेंट एलिमेंट्स की जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है, तो सीक्वेंस सब शेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज में कैसे आपको मिलेगी। इसमें ये सिंपल से वर्ड्स हैं, हर वर्ड को दो दो दफा आपने बोलना है। देखिए स्कूल, स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फिर फैसलाबाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फैसलाबाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल, यानी उसको दो दो दफा हमने बोला है। अब आप देखें, पहला था स्कूल, स्कूल, उसका पहला पहला लेटर देखें ले लिया एस एस। उसके बाद है पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल से पी एस, पब्लिक स्कूल पी एस। उसके बाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल था, हमने ले लिया डीपीएस, डीपीएस। फिर फैसलाबाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल हमने ले लिया एफ डीपीएस, एफ डीपीएस। तो इस तरह से ये तरतीब हमें मिल जाती है सब शेल्स की। अब इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, ये दूसरे नंबर पे देखें, ये बुलेट्स के साथ जस्ट मैंने स्टेप्स को इंडिकेट किया हुआ है, बुलेट्स को इनका पार्ट नहीं है। सेकंड स्टेप पे देखें तो हम नंबरिंग करनी है, हमने एस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट की, और अभी सारे जो एस सब शेल्स हैं उनको नंबर दे देना है। देखें 1 2 3, ये 4 हो गया, 5 6 7 एंड 8। उसके बाद तीसरे स्टेप पे देखें, एस की नंबरिंग कंप्लीट हो चुकी, अब पी की नंबरिंग स्टार्ट करनी है। पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट करनी है। देखो एस को हमने 1 से स्टार्ट किया था नंबर देना, पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट करेंगे। देखें 2 3 4 5 6 7। उसके बाद डी की नंबरिंग जो है हमने 3 से स्टार्ट करनी है। आप देखें तो यहां से 3 ये डी स्टार्ट हो रहा है, तो 3, देन ये 4 5 6। उसके बाद एफ जो है उसकी नंबरिंग हमने 4 से स्टार्ट करनी है। देखें ये 4F और ये 5F। अब यहाँ पे आप देखें तो स्टेप है सारे ऑर्बिटल्स को, सॉरी सब शेल्स को, ये सब शेल्स हैं, इन सारे सब शेल्स को मैंने नंबरिंग कर दी है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो जहां जहां एस है उसके ऊपर 2 लिख देना है। पी में 6 आ सकते हैं, तो जहां जहां पी है उसके ऊपर 6 लिख दिया। डी में 10 आ सकते थे, तो जिधर जिधर डी है उसके ऊपर हम 10 लिख देंगे। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो एफ के ऊपर हमने 14 लिख दिया। अब आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, अन ऑक्टियम तक वो 7p6 पे कंप्लीट हो जाते हैं। जिस तरह कि ये पीछे जो स्लाइड है उसमें मैंने इसको यहीं तक 7p6 तक ही जो है वो लिखा है सीक्वेंस को। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक चीजें ये कंप्लीट हुई। अब आपकी बुक के मुताबिक जो है हम डिस्कस करते हैं जो जो चीजें उन्होंने इसमें डिस्कस की। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले उन्होंने बताया कि शेल्स का, सब शेल्स का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। शेल्स जो है इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन वैल्यूज के साथ, और एन की वैल्यूज के 1 2 3 so on होती हैं, और डेजिग्नेट करते हैं हम शेल्स को अल्फाबेट्स के एल एम एन वगैरह के साथ। और वो शेल जो कि क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है उसकी मिनिमम एनर्जी होती है। अब चूंकि के शेल जो है इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, सो के शेल हैज मिनिमम एनर्जी, एंड एनर्जी इंक्रीजेस ऑनवर्ड्स, यानी इसके आगे जो है एनर्जी बढ़ती जाएगी। एल की एनर्जी के से ज्यादा होगी, एम की जो है वो एल से ज्यादा होगी, एन की एम से ज्यादा, सो ऑन।
ये शेल्स को मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें, उन्होंने बताया कि फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो के है, के शेल है, इसकी लोएस्ट एनर्जी है। सेकंड एनर्जी लेवल एल शेल है, उसकी एनर्जी के से ज्यादा है। थर्ड एनर्जी लेवल एम शेल है, उसकी एनर्जी एल से ज्यादा है। फोर्थ एनर्जी लेवल एन शेल है, और एन की एनर्जी जो है वो के एल एम एन सबसे ज्यादा है। इन सिंपल वर्ड्स कहा कि शेल्स जो हैं ये मेन एनर्जी लेवल्स हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, कि वो जगह हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसा ये देखें न्यूक्लियस के बाहर इनको इंडिकेट किया गया, और बताया कि शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल्स के साथ, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी काउंटिंग जो है वो सेंटर से ऑनवर्ड होती है, सेंटर से आउटवर्ड। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, उनको हम 2n स्क्वायर फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें n जो है वो शेल नंबर है। अगर आप ये पिछली स्लाइड पे देखें तो ये मैंने फार्मूला कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 2n स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें n जो है वो ये शेल का नंबर है। असल हम पहले शेल में देखना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वी विल पुट n वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 2, तो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की हमें तादाद मिल गई। सेकंड शेल में देखते हैं, यहाँ इनकी वैल्यू 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई टू 8, तो ये देखें दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरे शेल में देखते हैं, यहाँ 3 वैल्यू पुट करें, 3 3 9, 9 इंटू 2 18, तो ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब हम फोर्थ शेल में देखते हैं, एन की वैल्यू 4 पुट की तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, तो ये फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। नेक्स्ट आपको सब शेल्स के बारे में बताया गया है कि शेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स, और नंबर ऑफ सब शेल्स किसी भी शेल के अंदर जो है वो उसकी n वैल्यू के इक्वल है। हर सब शेल जो है उसको स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स के साथ डेजिग्नेट किया जाता है, एस पी डी एंड एफ, जो कि मैं बता चुका हूं। एस फ्रॉम सफेरिकल, पी फ्रॉम पिरामिडल, डी फ्रॉम डिफ्यूज्ड एंड एफ फ्रॉम फंडामेंटल। फर्स्ट एनर्जी लेवल या के शेल जो है उसमें सिर्फ एक सब शेल आता है, एस सब शेल। ये आगे टेबल में यहां भी दिए हुए ओनली एस सब शेल है उसमें। सेकंड एनर्जी लेवल या एल शेल जो है उसमें दो सब शेल आते हैं, एस एंड पी। थर्ड एनर्जी लेवल इज एम शेल, it has 3 subshells S, P, D. Fourth energy level is N shell and it has 4 subshells which are S, P, D and F. Next, electronic configuration for 18 elements की जो है उन्होंने एक्सप्लेन करनी है। ये डेफिनेशन बताएगी कि distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy, it is called electronic configuration, कि जिसकी एनर्जी थोड़ी होगी वो न्यूक्लियस के करीब होगा, जो ज्यादा एनर्जी वाले शेल्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। और बताया कि मोस्ट स्टेबल या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद होते हैं। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल जो है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इलेक्ट्रॉन्स शेल्स को जो फिल करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी करते हैं, कि जो लोअर एनर्जी लेवल है इट इज ऑक्यूपाइड फर्स्ट, देन हायर एनर्जी लेवल्स आर ऑक्यूपाइड एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। मैक्सिमम कैपेसिटी जो शेल्स की है टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स, ये उन्होंने यहाँ भी बता दी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम शेल में 18 हैं। इसी तरह से एन शेल जो है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक उन्होंने फिलिंग सीक्वेंस को थोड़ा सा बताया कि अगर हम इस तरह से शेल्स को शो कर देते हैं कि पहला शेल है तो उसका ये एस हो गया, दूसरे का एस पी, तीसरा एस पी डी, इस तरह चौथे का एस पी डी एफ सो ऑन, फिर यूं एरोज ड्रा कर दें। एरोज ड्रा करने के बाद एरो की डायरेक्शन आप फॉलो करें कि ये पहले 1s2 आएगा, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, इस तरह 3p6, 4s2, फिर 3d10 आ जाना, तो सोन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सीक्वेंस आप ले सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस का मैंने आपको इससे भी इजी जो वे है वो बता दिया है, ये वाला। हाँ जी, बताया कि स्लाइड डिफरेंस होता है बिटवीन एनर्जीज ऑफ सब शेल्स, इवन कि जो सब शेल्स हैं एसपीडीएफ इनकी एनर्जीज में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है
वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में फेल होते हैं, उसके बाद पी सब शेल में, फिर डी में, फिर एफ में। और कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है सब शेल्स के अंदर, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, इस तरह डी में 10 आ सकते हैं, एफ में 14 आ सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स की जो है और उनके आयंस की लिखी जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करना चाहते हैं तो हमें कितनी चीजें मालूम होनी चाहिए? 3 चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हमें मालूम होने चाहिए, जो कि मैंने बताया कि अगर न्यूट्रल एटम है तो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आयन है तो पॉजिटिव आयन हो तो उसके ऊपर आपने देखना है चार्ज कितना है, एटॉमिक नंबर में से वो वैल्यू माइनस कर देनी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिल जाएगी। और अगर नेगेटिव आयन है एन आयन, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो जितनी उस चार्ज की वैल्यू है एटॉमिक नंबर में उसको प्लस कर देंगे तो उस नेगेटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिल जाएगी। ये तो पहला पॉइंट हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यू शुड बी नोइंग। नंबर 2, द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स। शेल्स और सबशेल्स की सीक्वेंस ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी है, इस तरह से आप सीक्वेंस ले सकते हैं। तीसरी बात, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल्स, ये भी आपको ये पीछे एक्सप्लेन हो चुकी है बात कि डिफरेंट शेल्स और सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी क्या है। ये सबशेल्स की कैपेसिटी बता दी गई है और ये शेल्स जो हैं उनके अंदर सबशेल्स और उनकी कैपेसिटी शेल्स की जो है ये आपको बता दी गई है। आगे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्जांपल 2.1 है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। एक एलिमेंट है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है। तो सीक्वेंस में देखें, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएंगे के में, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएंगे, 10 हो गए, बाकी एक रह गए जो कि तीसरे शेल में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 281। या सीक्वेंस में सब शेल्स के लिहाज से लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सेकंड एग्जांपल है क्लोराइड आयन। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, जब 1 वैलेंसी हो तो 1 नहीं लिखी जाती, जस्ट साइन ही होती है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसमें इसके ऊपर चार्ज है -1, तो 17 में 1 प्लस करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए। नेगेटिव आयन में हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिल गई है। अब इनकी हमने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए, 8 दूसरे में आएंगे, और इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं जो कि तीसरे शेल में चले जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 288, या सब शेल्स के लिहाज से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आगे पूछा कि एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, कि एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। अब यहीं से देख सकते हैं कि एम शेल जो है ये पहला के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है। एम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इन सबको प्लस कर दें, 8 to 10, 10 + 5, 15, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 हो गया। ये देखिए 15 एटॉमिक नंबर हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 एलिमेंट्स की जो है वो दी हुई है आपके यहाँ टेबल की फॉर्म में, और सीक्वेंस वगैरह आप समझ चुके हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी भी समझ चुके हैं। देखिए हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1। इस तरह हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आर्गन तक जो है जिसका एटॉमिक नंबर 18 था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ गिवन है। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पी सबशेल? तो पी सबशेल में आपने देखा 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। सेकंड, हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन सेकंड शेल? तो सेकंड शेल एल है, उसके अंदर 2 सबशेल होते हैं, एस और पी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल एंड देन 3s ऑर्बिटल? Electrons are filled in different shells and subshells in increasing order of energies. Energy of 3s is greater than 2p. So first lower energy orbital is filled. That is why 2p orbital will be filled first and then 3s orbital.
Fourth question. If both K and L shells of an atom are completely filled, how many total number of electrons are present in them? K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. L shell has 8 electrons when it is completely filled. So 2 plus 8, 10. Total 10 electrons will be there. How many electrons can be accommodated in M shell? M shell जो है वो L के बाद आता है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 18 होते हैं. छठा, What is the electronic configuration of a hydrogen atom? हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1. Next, question number 7. What is the atomic number of phosphorus? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है. राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करेंगे, तो उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स को हम अकोमोडेट करेंगे. या आप नेक्स्ट देख सकते हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ये 7th क्वेश्चन का आंसर है. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको काउंट करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 4 + 6 10 2 12 12 + 3 15 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अकोमोडेट हो गए. 8th क्वेश्चन. If an element has atomic number 13 and atomic mass 27, how many electrons are there in each atom of the element? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम्स के अंदर. उसका चूंकि एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 9th क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15. तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? देखें, 2 इलेक्ट्रॉन उसके जाने हैं के सब शेल में, सॉरी के शेल के अंदर. 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जाएंगे, जो पहला शेल है. फिर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे शेल में जाएंगे, यानी एल के अंदर. 10 हो गए और बाकी 5 रह गए, तो एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम सब शेल, सॉरी एम शेल. एम शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. 10th क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल? किसी भी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेट करने की, वो 2n² फार्मूला से फाइंड की जा सकती है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. ये आगे नोट्स भी मौजूद हैं. इन सारे क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स मौजूद हैं, हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं. सिक्स टू 10 क्वेश्चंस हैं. ये लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल. तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है किसी भी शेल की टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? 2n² फार्मूला से फाइंड की जा सकती है, इसमें n शेल नंबर होता है. आफ्टर दिस वी आर टू डिस्कस आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या हैं? दे आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स. किसी एलिमेंट के वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हों लेकिन मास नंबर डिफरेंट हों, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं. अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो आइसोटोप्स जितने भी हैं, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं. उसकी वजह ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, और सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी. दैट इज व्हाई दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. And they have different physical properties because physical properties depend upon mass numbers and they have different mass numbers. So all isotopes have different physical properties but similar chemical properties. आपको हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटोप्स जो हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपके यहाँ. फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को देखें. नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन जो है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइसोटोप्स जो कि डिफरेंट अबंडेंसेस में मौजूद होते हैं. इनकी कसरत जो है वो डिफरेंट है, परसेंटेजेस डिफरेंट हैं. ये 3 आइसोटोप्स जो हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. हर एक के अंदर एक एक प्रोटॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद इनमें डिफरेंट है. अब यहाँ पे देखें कि प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता,
ड्यूट्रियम जो है उसके अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं कार्बन के, C12 एंड C13, और एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन का है C14 रेडियोएक्टिव है। आइसोटोप C12 जो है ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में मौजूद है, दैट इज 98.9%, जबकि C13 और C14 जो है ये दोनों कलेक्टिवली 1.1% बनाते हैं इसकी कार्बन का, जो कि नेचुरली पाई जाती है। ऑल ऑफ देम जो है उनमें सेम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद उनमें डिफरेंट होती है। इनको यूं हम शो करते हैं, 612, 613, 614। 612 के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 613 में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि 614 जो कार्बन है इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम है, जो कि 6 है। देन आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, 2 isotopes of chlorine are there, chlorine 1735 and 1737। इनमें ये 17 इनका एटॉमिक नंबर है, जो कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी, और जो 35 है इसमें या 37 ये मास नंबर है, जो कि न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करना चाहते हैं, अब जस्ट इस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम जो है 3 आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के, 92 234, 92 235, यूरेनियम 92 238। यूरेनियम 92 238 जो है ये तकरीबन 99% नेचर में एग्जिस्ट करता है, इन सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। जो डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये डिफरेंट आइसोटोप्स का नीचे दिया हुआ भी है, जो कि मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। एप्लीकेशंस आइसोटोप्स की इन साइंस एंड मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स, आइसोटोप्स जो हैं दे हैव वास्ट एप्लीकेशंस, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इनकी, और बिगेस्ट एप्लीकेशन जो है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन है कि दे आर अप्लाइड इन डायग्नोसिस, रेडियोथेरापी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस लाइक कैंसर। डायग्नोसिस क्या होती है? तशखीस, बीमारियों की तशखीस करना। रेडियोथेरापी, रेडिएशंस के जरिए ट्रीटमेंट, जैसे कैंसर वगैरह है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको रेडिएशंस के जरिए डिस्ट्रॉय किया जाता है। आगे इनके यूजेस हैं आइसोटोप्स के। बताया कि विद एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, आइसोटोप्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में। कुछ मेजर फील्ड्स में आइसोटोप्स की जो एप्लीकेशंस हैं आपके यहाँ गिवन है। नंबर 1 इज रेडियोथेरापी विच इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट हो तो इसके लिए आइसोटोप्स P32, फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90 ये यूज होते हैं बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। ठीक है, इनसे बीटा रेडिएशंस निकलती हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, क्योंकि स्किन डीप प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर होता है कैंसर का, जिसको हमने ट्रीट करना होता है। इसी तरह कोबाल्ट 60 जो है ये आइसोटोप यूज होता है गैमा रेज यूज करने के लिए, क्योंकि ये विद इन द बॉडी अगर डीप हो, स्किन डीप नहीं बल्कि ज्यादा डीप हो कैंसर टिश्यूज, तो फिर उनको डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं, और वो कोबाल्ट 60 से प्रोड्यूस होती हैं। नंबर 2, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ये तशखीस की बात है। ट्रेसर, ट्रेस करना मीन फाइंड करना, डिसऑर्डर को फाइंड करना कि कहाँ पे है। तो इसके लिए उन्होंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ आयोडीन का दिया। बताया कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं एज ट्रेसेस इन मेडिसिन फॉर व्हाट पर्पस? टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर है या नहीं, अगर है तो कहाँ पे है। तो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन फॉर एग्जांपल जो आयोडीन 131 ये यूज होते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ गार्टर इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर गार्टर डिसऑर्डर हो, थायराइड ग्लैंड का जो कि डिसऑर्डर होता है, तो उसमें अगर कोई
कैंसर वगैरह है या कोई और प्रॉब्लम है, उसको हमने चेक करना हो तो उसके लिए आयोडीन 131 यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ ट्रेसर के तौर पे यूज हो रहा है कि आयोडीन 131 का यूज हम कहाँ करेंगे, गाइटर को डायग्नोज करने के लिए। सिमिलरली टेक्नीटियम यूज होती है टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ, हड्डियों की ग्रोथ को अगर हम चेक करना चाहते हैं उसके लिए हम टेक्नीटियम जो है ये यूज करते हैं। थर्ड, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकल कोई कदीम तरीन ऑब्जेक्ट है, उसकी हम एज को डिटरमाइन करना चाहते हैं। जियोलॉजिकल जो जमीन के अंदर से कोई फॉसिल्स वगैरह हमें मिले हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो कितने एंशिएंट हैं, कितना पीरियड अरसा गुजर चुका है उनको। उसके लिए क्या होता है कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हम यूज करेंगे टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड प्लांट्स या एनिमल्स या स्टोन्स वगैरह, कोई काफी ज्यादा अरसा की चीजें ऐसी को मिलती हैं हमें, तो उनको हम कहते हैं डेड प्लांट का, मतलब कोई बचे कचे हिस्से को मिलते हैं, कुछ हमें इंप्रेशंस मिलते हैं या एनिमल्स की हड्डियां वगैरह मिलती हैं। तो एज डिटर्मिनेशन बताया कि वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की जो है बेस्ड ऑन हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, इट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप डेटिंग। रेडियोएक्टिव आइसोटोप डेटिंग इसको कहते हैं कि हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइव्स को यूज करते हुए ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज का जो है वो अंदाजा लगाएं कि वो कितना पुराने हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट मेथड जो एज डिटर्मिनेशन का वो है ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, फॉसिल्स ऐसे जिनमें कार्बन मौजूद है, by measuring the radioactivity of C14 in them, and it's called radio कार्बन डेटिंग, और सिंपली इसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। अब कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि C14 जो है, जो प्रेजेंट प्लांट्स हैं हम उनके अंदर देखते हैं कि C14 की अमाउंट क्या है, हम जस्ट इनकी जो है वो रेडियो एक्टिविटी से ही ये एस्टिमेट करेंगे, और जो ओल्ड स्पेसिमन हमें फॉसिल मिला है उसके अंदर देखेंगे कि C14 की रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी को कंपेयर करके हम देखेंगे कि कितनी हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं उसको, और उसके बाद हम कार्बन की जो हाफ लाइफ होती है ये 5700 ईयर्स होती है, 5700 ईयर्स। जब हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल जाती हैं तो उनको 5700 से मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं कि जितना भी हमें उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है डिके रेट जितना मिलता है उसको यूज करते हुए मैथमेटिकली हम उस स्पेसिमेन जो भी हमें फॉसिल मिला है उसकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आइसोटोप्स का यूज। कि रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं केमिकल रिएक्शंस में टू फॉलो रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो कौन कौन से कंपाउंड्स में वो यूज हो रहा है, अल्टीमेटली टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर। कंपाउंड की स्ट्रक्चर का भी हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल C14 यूज होता है टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए C14 हम यूज करते हैं। अब C14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनाने के लिए, और जो इसकी मूवमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की इसको हम डिटेक्ट करेंगे। वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स जो हैं उनको स्टडी किया जाएगा अप टू ग्लूकोज। तो ये केमिकल रिएक्शंस और कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आइसोटोप्स का यूज हुआ। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को, न्यूक्लियर फिशन क्या होती है, splitting or breakdown of a heavy nucleus into smaller nuclei with the production of large amount of energy, it is called fission reaction। तो ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो करवाते हैं हम, तो ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। यही न्यूक्लियर फिशन का अनकंट्रोल्ड रिएक्शन एटॉमिक बम के अंदर होता है, दैट कॉजेस डिस्ट्रक्शन, whereas in nuclear reactors energy can be used for peaceful purposes। For example, uranium 235, it is bombarded with slow moving neutrons. Uranium nucleus breaks up to produce barium 139 and krypton 94, and 3 neutrons are released। uranium 92 235 एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया तो ये अनस्टेबल हो जाता है, 92 236 बनेगा,
उसके बाद इसकी ब्रेकडाउन होगी, स्प्लिट होगा ये, बेरियम 56 139, क्रिप्टॉन 36 94 और 3 न्यूट्रॉन्स इससे रिलीज होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो 3 न्यूट्रॉन आगे रिलीज होते हैं, इनमें से हर न्यूट्रॉन एक एक और एटम यूरेनियम का जो है उसको ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से प्रोसेस बिल्डअप हो जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे मैं ये भी बात बता दूं कि अगर इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, ना कंट्रोल करें, तो ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जो उसको भी मेल्ट कर देगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें कंट्रोल रॉड्स यूज होते हैं, बोरोन और कैडमियम रॉड्स होते हैं, उनको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में नीचे डिप कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से रिएक्शन स्लो हो जाता है। जब बाद में हमने रिएक्शन को स्पीड अप करना हो तो हम जस्ट उन बोरोन कैडमियम रॉड्स को ऊपर को खींचते हैं और रिएक्शन फिर स्पीड अप हो जाता है। पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिलीज होती है जो कि यूज होती है टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स। स्टीम बाद में जो है वो टर्बाइंस को चलाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये पीसफुल यूज है एटॉमिक एनर्जी का फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, और यही इसी एनर्जी का अनकंट्रोल्ड जो यूज है दैट इज इन द केस ऑफ एटॉमिक बम। ये आगे कुछ फिर क्वेश्चंस हैं कि व्हाई डू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक masses? Because they have different number of neutrons. How many neutrons are present in carbon 12 and carbon 13? 6 एटॉमिक नंबर होता है, 6 माइनस करते जाएंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स मिलते जाएंगे। तो C12 में 6 हुए जबकि C13 में 7। Which of the isotopes of hydrogen contains greater number of neutron? तो ट्रिटियम के अंदर ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं जो कि 2 हैं। Give one example each of the use of radioactive isotope in medicine and radiotherapy. ये अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। मेडिसिन के तौर पे जो आइसोटोप का मेडिसिन के तौर पे यूज है आयोडीन 131 का गाइटर की डायग्नोसिस में हो गया, और रेडियोथेरेपी में जो रेडिएशंस का यूज है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हाउ इज द गाइटर इन द थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड? द रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 से डिटेक्ट किया जा सकता है। Define nuclear fission reaction, मैं एक्सप्लेन कर चुका। Process in which a heavy nucleus breaks down into smaller nuclei with the release of large amount of energy. Next question, when uranium-235 breaks up, it produces a large amount of energy. How is this energy used? जो energy इससे produce होती है, it is used to convert water into steam. Then steam is used to run turbines. Turbine generates runs electrical generator which produces electricity. How many neutrons are produced in the fission of uranium-235? तो 3 neutrons produce होते हैं। Uranium-235 fission produces 2 atoms of which element? Barium and krypton. इनके भी आंसर जो हैं ये सबके यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इनके आंसर्स हैं। एंड पे ये कुछ बताया गया कि टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन देम। प्रिवेलिंग थ्योरीज मीन वो थ्योरीज जो कि आम हम पढ़ रहे हैं, जो कि जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं, उनको टेस्ट करना। तो टेस्ट करने से क्या होता है? ब्रिंग्स अबाउट चेंज, उनके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। बताया कि साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग नॉलेज, कि साइंस जो है नॉलेज प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, और प्रोसेस डिपेंड करता है बोथ ऑन मेकिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड फिनोमिनी। ठीक है, ऑब्जर्व करने पे डिफरेंट फिनोमिनी जो है उनको ऑब्जर्व करने पे, एंड इन्वेंटिंग थ्योरीज फॉर मेकिंग सेंस आउट ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस। जो हमने ऑब्जर्वेशंस की होती हैं उनको समझने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरीज पेश करते हैं। चेंज इन नॉलेज इज इनएविटेबल, कंपल्सरी, लाजमी है। ठीक है, इनएविटेबल लाजमी है, नागुज़ीर है कि नॉलेज का चेंज होना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। बिकॉज न्यू ऑब्जर्वेशंस मे चैलेंज प्रिवेलिंग थ्योरीज। नई ऑब्जर्वेशन की वजह से जो पहले वाली थ्योरीज हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आ रही होती हैं, उनमें उनको गलत साबित किया जा सकता है। नो मैटर हाउ वेल वन थ्योरी एक्सप्लेन्स अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बताया कि ये बात नहीं कि एक थ्योरी जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस को तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। इट इज पॉसिबल दैट एन अदर थ्योरी मे फिट जस्ट एज वेल एज बेटर और मे फिट अ स्टिल वाइडर रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये भी पॉसिबल है क्योंकि और थ्योरी जो है वो उसी तरह या उससे भी ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर रही हो, ज्यादा ऑब्जर्वेशन को
पहले वाली से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस को वो जो है वो एक्सप्लेन कर रही हो। बताया कि इन साइंस द टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग एंड ओकेजनल डिस्कॉर्डिंग ऑफ थ्योरीज, के थ्योरी जो भी हों उनको टेस्ट करना, और जो टेस्ट करने से इम्प्रूवमेंट्स आती हैं और जो थ्योरी जो है वो सही साबित नहीं होती उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, वेदर न्यू और ओल्ड, नई हो या पुरानी हो, इस चीज को नहीं देखते हम, और नई थ्योरीज फिर पेश होती हैं। अल्टीमेटली हम लॉस की तरफ जाते हैं एंड गो ऑन ऑल द टाइम, इट्स दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। Scientists assume that even if there is no way to secure complete and absolute truth, बताया कि साइंटिस्ट कहते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि बेशक मुकम्मल सच्चाई या हकीकी सच्चाई को मालूम करने का कोई तरीका भी नहीं है, फिर भी क्या है, इंक्रीजिंगली एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशंस कैन बी मेड, फिर भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर और सही अप्रोक्सीमेशंस की जानी चाहिए टू अकाउंट फॉर द वर्ड एंड हाउ इट वर्क्स, ताकि हम इस वर्ड को समझ सकें, इसमें होने वाले डिफरेंट जो फिनोमिनी हैं, डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, हम उनको समझ सकें कि ये प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं। With this we end our today's lesson. In next lesson inshallah we shall discuss exercise of this chapter. Students, at the end of this lesson I would like to add animation of electronic configuration that we have discussed in this chapter, in this lesson. Yes students, you have to watch this animation of electronic configuration attentively. According to the Bohr's model, an atom consists of a central part called the nucleus, which contains positively charged protons and electrically neutral neutrons. The number of protons in an atom is called its atomic number and is represented by Z, while the sum of its protons and neutrons is called its mass number, which is represented by A. Besides protons and neutrons, there are negatively charged particles called electrons, which revolve around the nucleus in various shells or orbits. This arrangement of electrons around the nucleus of an atom in various orbits is called its electronic configuration. Please note here that the number of electrons in an atom is always equal to the number of protons, which makes the atom electrically neutral. Every orbit has a certain capacity to accommodate electrons. According to the Bohr-Bury rules, the maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is determined by the formula 2n squared, where n denotes the orbit number. For the first orbit, n is equal to 1. Therefore, 2n squared is equal to 2. Hence, the maximum number of electrons that can be accommodated in the first orbit is 2. Similarly, for the second orbit, n is equal to 2. 2n squared equals 8. Hence, the maximum number of electrons that can be accommodated in the second orbit is 8. Although the third orbit can be occupied by a maximum of 18 electrons, when 8 electrons are occupied in the third orbit, a certain degree of stability is given to the atom. Hence, the next electron, instead of entering the third orbit, goes into the fourth orbit. For example, the atomic number of potassium is 19. Therefore, there are 19 electrons revolving around the potassium nucleus in the potassium atom. Out of these, 2 electrons enter the first orbit, 8 in the second orbit, the other 8 enter the third orbit, and the remaining 1 electron, instead of entering the third orbit, enters the fourth orbit. Hence, the electronic configuration of potassium is 2, 8, 8, 1. The electronic configuration of an element also helps us to decide the position of an element in the periodic table. The number of orbits or shells denote the period,
to which that element belongs. Let's continue with the same example of potassium. Its electronic configuration is 2, 8, 8, 1. This means there are 4 shells in an atom of potassium, and therefore it belongs to the 4th period of the modern periodic table. Similarly, sodium with 3 shells belongs to the 3rd period. Lithium with 2 shells belongs to the 2nd period. Rubidium with 5 shells is placed in the 5th period, and so on. The number of electrons present in the outermost or valence shell of an atom decides the group number of that element. Thus, potassium with 1 valence electron fits into group 1 of the modern periodic table. Magnesium with 2 valence electrons is placed in group 2. Aluminium with 3 valence electrons belongs to group 13, and so on. However, there are a few irregularities shown by some elements in their configurations, such as that for chromium, copper, silver, gold, etc., which we will study in a separate topic. Despite these irregularities seen among the elements, it is possible to predict the position of most of the elements in the periodic table from their configurations, and vice versa. Summary: we have seen that the number of protons present in the nucleus of an atom denotes its atomic number, while the sum of its protons and neutrons denotes its mass number. The atom is electrically neutral, as it has the same number of electrons as protons. The number of orbits in an atom of an element tells us the period to which that element belongs, while the number of valence electrons decides the group number of that element in the modern periodic table. Okay, students, with this it is end of today's lesson, and further details of periodic table we shall study in 3rd chapter.